चलिए तो हम बात बढ़ाते हैं। हमने कहाँ तक कर दिया था? ओके, चलो तो यहाँ पर गौर से ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा बातों को, हम क्या कहना चाहते हैं। हमने यहाँ पर कहा कि अगर एक ऊर्ध्वाधर लटका हुआ निकाय, जिसके लिए केस फर्स्ट हमने कल लिख लिया था, वो कुछ ऐसा था। ये थोड़े से मासेस वगैरह का नाम हमने उल्टा ले लिया था कल, मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है ना? तो आप चाहे तो इसे दोबारा बना ले, तो यूनिफॉर्म हो जाएगा थोड़ा सा, है ना? तो क्या यहां पर हम करेंगे कि मान लो ये M1 है, M2 है और ये M3 है। इस नीचे नीचे वाली रस्सी में टेंशन T1 है, फिर T2 है, फिर T3 है। तो जब हम यहां पर बात करेंगे किसी भी रस्सी में किसी भी उस हिस्से पर तनाव की, तो हम लिखते हैं कि तनाव लिखने के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा M गुणा G। और ये तब की स्थिति है केस फर्स्ट, जब या तो सिस्टम हमारा विराम में है या नियत वेग से गतिशील है। नियत वेग से ऊपर चाहे नीचे जैसा भी। और अगर अब हम यहां से टेंशन T1 निकालना चाहते हैं तो प्रोसेस सुन लीजिए, थोड़ा सा यहां से कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाना चाहिए कि भैया अगर मुझे टेंशन निकालना है तो मैं टेंशन T1 के ऊपर इस तरीके से हाथ रख के कहता हूं कि उसके नीचे कुल कितने द्रव्यमान नजर आ रहे हैं। एक M1, तो T1 तनाव का मान हो जाएगा M1, और किससे गुणा करना है? विराम या नियत वेग जिसमें त्वरण a 0 है उसमें मात्र g से गुणा करना है। और बिल्कुल इसी स्कीम से हम लिख देंगे M1 प्लस N2। यही सेम स्कीम ऊपर तक पहुंच जाएगी, M1 प्लस M2 प्लस M3 N2 g। बढ़िया। अगर यही चीजें हम बात करते हैं सेकंड केस में, जिसमें हम कहते हैं कि ऊपर की ओर त्वरित है, यानी मैं लिख देता हूं अपवर्ड एक्सेलरेशन। बात सबको समझ आ जाएगी इसी से। तो अपवर्ड एक्सेलरेशन अगर अपन यहां पर बना देते हैं, सिस्टम यहां पर ले लेते हैं M3 M2 M1 के साथ, और ये रस्सियों में तनाव T1 T2 और T3 की हम बात करते हैं। तो गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा कि अपवर्ड एक्सेलरेशन यानी हमारे पास जो निकाय है ये ऊपर की ओर किसी त्वरण ए से त्वरित हमने दिखाया है। और अगर मैं चाहता हूं कि T1 पर थोड़ा सा मैं काम कर लूं T1 पता करने के लिए, तो T1 जिस वस्तु पर लग रहा है, सबसे पहली चीज एक और मैं हर सवाल में आपको ये कहने के लिए कहता था कि भैया ये यहां पर तनाव की दिशा दिखा लेना बहुत ही बढ़िया तरीका है। हमेशा इस तरीके से, यानी यहां पर तनाव T1 M1 पर किधर लगेगा, और M2 सॉरी M1 पर किधर लगेगा, और M2 पर। जैसे यहां तनाव T2 जो है वो M2 पर और M3 पर नीचे। तो फिलहाल अगर मैं यहां पर T1 ज्ञात करना चाहता हूं, तो क्या मैं इस वस्तु का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं बेटा? इस M1 द्रव्यमान पर ऊपर क्या लग रहा है बल, नीचे क्या लग रहा है, इसके अलावा कोई बल। त्वरण किधर है निकाय का, तो बड़ा बल कौन सा होगा? क्या लिखा जाएगा? T1 माइनस M1G बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। और यहां से T1 निकालने के लिए इस M1G को इधर भेज दिया जाएगा, और जैसे ही M1G को इधर भेज दिया जाएगा M1 यहां पर G प्लस के साथ जुड़ जाएगा। और ये बिल्कुल वही स्थिति उत्पन्न कर देगा जब हम नॉर्मल के लिए पढ़े थे, कि जब एक ऊपर की ओर त्वरित लिफ्ट थी तो उसमें जब हमने एक आदमी को खड़ा किया था तो उसका नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो आया था M गुणा G प्लस A आया था। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी ऊपर की ओर त्वरित निकाय है। जब ये निकाय चुपचाप से लटका पड़ा था, शांत वहां पर था, या नियत वेग से जा रहा था यानी त्वरण शून्य था, तो उस पर लगाया गया जो तनाव बल है, जो भार mg से बैलेंस हो रहा था, अभी mg प्लस a के बराबर हो जाएगा वही रस्सी का तनाव।
तो एक जनरल फॉर्मूला अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि ऊपर की ओर त्वरित इन स्थितियों में जहां त्वरण ए है के लिए किसी भी रस्सी में तनाव ऊर्ध्वाधर लटक रही है उसकी बात कर रहा हूं बेटा मैं, क्योंकि सवाल ऐसे भी आएंगे कि यही सिस्टम पूरा नत्तल पर हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं कि नत्तल पर रस्सियां लेकर हमने किया हुआ है ना, तो नत्तल पर जी का मान जी नहीं रहता, जी साइन थीटा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि ये तरीका वहां नत्तल पर उपयोगी नहीं होगा, उपयोगी होगा अगर आप जी की जगह क्या कर दें जी साइन थीटा, और त्वरण अगर ऊपर है तो प्लस कर देंगे, त्वरण अगर नीचे है तो त्वरण कहां से मिलता है, त्वरण तो किसी भी सवाल की पहली स्टेप होती है जो हम निकालते हैं। देख लो पिछले 4 दिन की इतिहास उठा के कि त्वरण तो हमारे हर सवाल की पहली स्टेप है, उस निकाय का त्वरण निकाल लेना जो हम सबसे पहली स्टेप में ही करते हैं, बाकी बातें सारी उसके बाद में होती है, क्या ज्ञात करना है, कितने तनाव यहाँ है, कितना नॉर्मल है, वो सब सेकेंडरी बातें हो जाती है। तो त्वरण अगर मुझे पता है, जी मुझे हमेशा से पता था, द्रव्यमान जो मैंने अपने हाथ के नीचे एम बिलो देखे वो जब मैं लिख चुका हूं, तो यहां से तनाव का फॉर्मूला हो जाता है एम नीचे गुणा जी प्लस ए। और यही प्रोसेस अगर मैं T2 के लिए फॉर्मूला बनाने के लिए लगा दूं, M1 प्लस M2 होगा। और समझ गए होंगे, अगर यही केस थर्ड जब मैं बना दूंगा तो बदलाव ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नीचे की ओर त्वरण यानी डाउनवर्ड कहते हैं इसे, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ए, निकाय कुछ ऐसे बना दिया जाएगा, जनरल फॉर्मूला आ जाएगा हमारा एम नीचे गुणा जी माइनस ए, तनावों के नाम T1 T2 T3 लिख देने के बाद तनाव T1 हमारा हो जाएगा M1 गुणा G माइनस ए, लिखते जाइए सब तुरंत तुरंत। ये पहला दूसरा तो लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा है तो भी आप लिख सकते हैं, सेम कुछ ऐसा ही सिस्टम है, बस G प्लस ए यहाँ माइनस के बजाय प्लस लिख देना।
हटा दो ये लास्ट वाला भी। ना बेटा, हाँ बी मिड पॉइंट है। इस फर्स्ट वाले में बात कर लें, क्योंकि हमने नियत वेग से चलाया है, और नियत वेग से अगर हम चला रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा कि T1 जो हो जाना चाहिए वो T1 हो जाना चाहिए एम बिलो 2 किलो इंटू जी। T2 50, T3। जब ऊपर की ओर त्वरण होगा तो हम G+A इस्तेमाल करेंगे ना, तो यहां T1 बोल दो 2 गुणा G+A, यानी 10 + A 5। तो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। T2 कितना हो जाएगा, T2 के लिए एम बिलो है 4, और ये हो जाएगा G+A 60 न्यूटन। और T3 यहां पर हो जाएगा 10 × 10 + 5 150 न्यूटन। नीचे की ओर त्वरण की स्थिति में क्या इस्तेमाल होता है, G-।
तो यहां पर T1 में आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा G माइनस ए 5 है तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर 10 माइनस 5 20 न्यूटन और T3 का मान हो जाएगा हमारा 10 गुणा 10 माइनस 5 50 न्यूटन। ऊपर वाली रस्सी पतली रस्सी है, द्रव्यमानहीन है, उससे फिलहाल हमें मतलब भी नहीं है। हमारा निकाय हम त्वरित अवस्था में ऊपर दिखाए हैं 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, और जिस भी जगह पर रस्सी का तनाव ज्ञात करना है बस आपका काम यह होना चाहिए कि उसके नीचे कितने द्रव्यमान है। तो अगर मैं सबसे पहले टीए के लिए लिखता हूं तो यहां से नीचे कितना द्रव्यमान गुणा जी प्लस ए, तो ये हो जाएगा जी प्लस ए कितना 45। बी मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु रस्सी का द्रव्यमान, तो नीचे नीचे वाली रस्सी का द्रव्यमान, नीचे नीचे वाली रस्सी का द्रव्यमान मूर्खो प्लस ब्लॉक, तो यहां से ये हो जाएगा टीबी बराबर 3.5 और जी प्लस ए कितना बोल रहे हो 52.5। बहुत बढ़िया। और यहां से टीसी के लिए हम पूरी रस्सी और नीचे का ब्लॉक 4 किलो और ये हो जाएगा जी प्लस ए 60 न्यूटन। तो आसान है चीजें, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। चलिएगा आगे। लिखा, क्वेश्चन लिखो। एक 30 केजी का बंदर, एक 30 केजी का बंदर रस्सी पर ऊपर की ओर गतिशील है, रस्सी पर ऊपर की ओर गतिशील है। रस्सी का तनन सामर्थ्य, रस्सी का तनन सामर्थ्य 500 न्यूटन है। तो बंदर का, तो बंदर का अधिकतम संभव त्वरण ज्ञात करो। तो बंदर का अधिकतम संभव त्वरण ज्ञात करो।
कुछ भी। 200 में 3 का भाग देगी तो 6 आ जाएगा। तीस को ए से गुणा करके 3A हो जाता है। चलिए तो बात बढ़ाते हैं। सिंपल सी चीज यहां पर है, बहुत बेसिक सा, कि यार अगर सुनो क्वेश्चन में कैसे सोचना है और आगे के क्वेश्चंस को भी हम कैसे रिलेट करेंगे। द थिंग इज कि अगर इस बंदर के बारे में हम विचार करें और इस बंदर को उस रस्सी पर चलने ना दे, रोक कर स्थायी अवस्था में रस्सी को पकड़ाकर लटका दे, तो कितना तनाव ये डालेगा? 300 न्यूटन। अभी रस्सी का तनन सामर्थ्य 300 से, यानी रस्सी और ज्यादा लोड झेलने को तैयार है। उसके लिए बंदर को अनुमति है कि वो ऊपर की ओर त्वरित हो सकता है, क्योंकि ऊपर की ओर त्वरण से जो तनाव है वो उसके वास्तविक भार से ज्यादा mg+a आ जाएगा। अगर यही रस्सी का तनन सामर्थ्य क्या होता 300 से कम, तो बंदर को किधर त्वरित होना पड़ता, ताकि तनाव जो उस रस्सी पर वो डाल रहा है वो mg से कम हो, 300 न्यूटन से कम हो। तो सवाल बिल्कुल सटीक इसी आधार पर बने होंगे कि काफी बार m द्रव्यमान की रस्सी है, जैसे यही बंदर 330 किलो का है, 300 न्यूटन एक्सर्ट करता है। अगर तनन सामर्थ्य 300 से ज्यादा सवाल देता है तो निश्चित रूप से किधर त्वरित करवाएगा? तनन सामर्थ्य अगर 300 से कम देता है तो निश्चित रूप से किधर त्वरित कराएगा? नीचे। यही दो पैटर्न बनते हैं। तो यहां पर इसने त्वरित करा दिया कि भाई ऊपर की ओर गतिशील है, अधिकतम त्वरण संभव क्या हो सकता है। तो हमने यहां से बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला लिख डाला, m ब्रैकेट g प्लस ए, तनन सामर्थ्य यानी अधिकतम संभव त्वरण। समझते ना, तनन सामर्थ्य इतना हो सकता है, उसका द्रव्यमान 30, g का मान 10 और a मुझे पता करना है। एक जीरो से एक जीरो काट लिया तो इधर बचा 50, 3 से ये गुणा होके 30 और इधर बचा ये 3 एक घटाया तो आ जाएगा कितना? 20, 20/3। एक और लिखो, एक रस्सी का तनन सामर्थ्य एक रस्सी का तनन सामर्थ्य एक रस्सी का तनन सामर्थ्य उस पर लटक रहे बंदर के उस पर लटक रहे बंदर के वास्तविक भार से वास्तविक भार का वास्तविक भार का 3/5 गुना है। वास्तविक भार का 3/5 गुना है। तो ज्ञात कीजिए तो ज्ञात कीजिए समझ रहे हो कि यहां पर इसका तनन सामर्थ्य उसके वास्तविक भार का 3/5 यानी कम है। यानी कोई और स्थिति हो ही नहीं सकती सिवाय नीचे की ओर त्वरण की, ताकि रस्सी को टूटने से बचाया जा सके। अगर वो नहीं भागेगा टूट जाएगी, क्योंकि नहीं भागेगा तो कितना लोड डालेगा? mg, और mg उतना लोड ये रस्सी झेल नहीं सकती। तो इसीलिए नीचे की ओर त्वरण कर रहे हैं। तो हमने लिखा है, तो ज्ञात कीजिए बंदर का नीचे की ओर न्यूनतम त्वरण क्या होगा।
बोलो। ये बैठ जाते हैं यार, इसमें मजे की बात नहीं है यार। जब बोल दिया साफ साफ सब कुछ कि यार एक्चुअल वेट का 3/5 गुना होना चाहिए कौन, रस्सी का तनन सामर्थ्य। अब जब नीचे की ओर त्वरित अवस्था में हम तनाव की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, एम गुणा जी माइनस ए बराबर 3/5 एक्चुअल वेट मतलब एम जी। सॉल्व करके यहां से क्या निकालना है, मात्र ए। सॉल्व करो इसे। एम से हम काट देंगे, 5 से वज्र गुणा कर देंगे तो 5g माइनस 5a बराबर 3g। 2g बराबर 5a, तो a बराबर 2g/5, 4 मीटर प्रति सेकंड। उधर दिखा रखा है मैंने, चेन का कुल द्रव्यमान कितना, कुल लंबाई। वो m एल लिखने का मतलब वही होता है कि जिस रस्सी की, जिस चेन की बात कर रहे हैं उसका कुल द्रव्यमान m और कुल लंबाई l है। और उसमें से छत से कितनी लंबाई की बात कर दी हमने, y। पर उस बिंदु पर मुझे उस चेन में उपस्थित तनाव ज्ञात करना है। और कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि जिस भी बिंदु पर तनाव ज्ञात करना है उस ऊर्ध्वाधर लटके हुए सिस्टम में, उसके लिए फॉर्मूला यूज करना है एम बिलो गुणा जी। जी क्यों, क्योंकि नियत वेग से चलता हुआ सिस्टम है। और कुल मिला के गुणा जी तो करना पूरे जगत को आता ही है, मुद्दा ये है एम बिलो कितना है। और इसका सिस्टम कल ही हम सीखे हैं बहुत बेहतर तरीके से। और हमने क्या कहा है कि जिस बिंदु पर मुझे यहां पर तनाव ज्ञात करना है, मैं उस बिंदु पर आकर हाथ रखता हूं और ये देखता हूं कि ये नीचे कुल कितना द्रव्यमान लटका हुआ है। तो मुझे पहले पता लगा कि आखिर ये नीचे की लंबाई है कितनी, L माइनस। फिर मैंने क्या कहा था कि जितनी भी लंबाई का अपने को द्रव्यमान ज्ञात करना है उस लंबाई को ही गुणा करना होगा m बाय इतना। यहां तक की बात मैं बता दिया था कि पहले जिस बिंदु पर आप बात कर रहे हैं उससे ऊपर कितनी चेन है उससे फर्क नहीं पड़ेगा तनाव को। तनाव को फर्क पड़ता है उससे नीचे कितना द्रव्यमान लटका हुआ है। जबकि नॉर्मल उल्टा होता है, अभिक्रिया अभिलंब प्रतिक्रिया बल उल्टा होता है कि एक के ऊपर एक, मान लो यहां पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ऐसे 10 ईंटें रखी है और मुझे पता करना है कि छह ईंटों के नीचे कितना नॉर्मल लग रहा है, तो ऊपर की कुल ईंटें गिनता हूं मैं। अरे किया था सवाल, क्योंकि ऊपर का लोड दबाव डालता है, पुश करता है, और नॉर्मल पुश करने वाला फोर्स है। जबकि रस्सी खींचती है और खींचेगी किधर से, नीचे से, और नीचे जितना मास होगा उतना वहां पर तनाव डलेगा, उतना ही वहां पर टेंशन प्रोड्यूस होगा। तो नॉर्मल में, रस्सी में या चेन में ये अंतर है। और ये अंतर सिर्फ उन दो शब्दों की वजह से है कि नॉर्मल पुश करता है, चेन या रस्सी खींचती है। तो चलिए फिलहाल हमने लंबाई निकाली, लंबाई को किससे गुणा किया, इसी प्रक्रिया से क्या मिला, मास। किससे गुणा करना है, जी से। क्यों, और यही चीज क्या हो जाएगी, तनाव।
कोई ज्यादा संकट की बात नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा त्वरित करा देगा तो G+A या G-A का सेटलमेंट करना है और टेंशन नहीं लेनी अपनी। चलो, तो हम अगले सवाल पर अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। आप लिखेंगे, ये छाप लिया यहां तक का। पुलिस सिस्टम एकदम सिंपल रहेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आपके दिमाग में क्या खिचड़ी चल रही है उसको साइड में रख लेना, पहले मेरी बात को सुन लेना। उसके बाद बात अच्छी लगे तो ठीक, नहीं अच्छी लगे तो माननी जरूरी है, पर बात मेरी माननी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कहानी। हम यहाँ पुलिस सिस्टम में कैसे क्वेश्चन देखेंगे, कैसी वैरायटी होगी, उसका एक सिंपल इंट्रोडक्शन में ले लेता हूं। मैंने कहा ये पुली ऊपर एक रस्सी से जोड़कर छत से हमने कहीं से लटका दी है। पुली के इस तरफ और ऐसे ले जाकर एक रस्सी हमने लपेट दी है। इस लपेटी हुई रस्सी से एक तरफ मैंने द्रव्यमान M2 जोड़ दिया, एक तरफ मैंने M1 जोड़ दिया, और मैं ये मानते हुए यहाँ पर कुछ चीजों का निष्कर्ष निकालूंगा कि मैंने M2 को थोड़ा भारी रखा है। इसके कारण क्या होगा, इस निकाय पर जब भी हम ऊर्ध्वाधर स्थिति में आते हैं, ऊर्ध्वाधर स्थिति में हम mg का काम, mg का उपयोग लेते हैं। जब भी हम क्षैतिज में सवालों पर बात करते हैं तो क्षैतिज में सवालों पर mg क्यों नहीं लगाते, क्योंकि लग रहा mg उस जमीन से मिल रहे नॉर्मल से बैलेंस हो चुका होता है, तो वो क्या ही कर लेगा। जो बैलेंस फोर्स है वो कोई काम के त्वरित अगर गति करवानी है तो अनबैलेंस्ड फोर्स काम आते हैं, हाँ के ना। तो यहां पर mg का हम उपयोग करेंगे। पहली बात, यही सवाल अगर कभी ऊर्ध्वाधर लटकने के बजाय, अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि अगर यही सवाल ऊर्ध्वाधर के बजाय किसी नत तल पर आ जाएंगे तो काम वही रहेगा, बस mg के बजाय। फिलहाल ऊर्ध्वाधर लटकी हुई स्थिति है, पूरा पूरा mg हमें यहां पर उपयोग में लेना है। अब क्या होगा कि अगर M1 नहीं होता, M2 नहीं होता, अभी दोनों है तो दोनों अपना अपना काम करेंगे। हम डिसीजन किस आधार पर लेंगे, नेट फोर्स के आधार पर। तो हम यहां पर क्या लिख देते हैं, गौर से सुनते जाएंगे। हम ये हर क्वेश्चन में सबसे पहले ये सोचेंगे कि किधर का पलड़ा भारी है, और हमने फिलहाल किसको भारी माना है, तो इस पर गुरुत्वीय बल पूरा पूरा M2G लगेगा और इस पर M1G लगेगा। बेटे मैं फिर से कह देता हूं कि आपको मुझे दोबारा ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि नत तल अगर हो तो mg नहीं, जहां थीटा उस नत्तल का कोण होगा। और अगर वो नत्तल अभी तो ये है यूं, क्या लगा दिया, थीटा कोण पर ऐसे होता तो क्षैतिज कर दिया ना, तो क्षैतिज करते ही mg को अब लगाने की जरूरत, क्योंकि लग रहा होगा पर नॉर्मल से बैलेंस भी हो जाएगा पूरा का पूरा। शब्द सुनते जाएं, उपयोग में हर मेरी बात को यूज करना पड़ेगा बेटा, हर बात। और वहीं से सवाल तुरंत हो गया। तो बात को आगे बढ़ाता हूं। तो फिलहाल अब दोनों की लड़ाई में जिताना किसको है, तो हमारा हर सवाल में पहला तरीका क्या होता था, हमने कहा त्वरण निकालना हमारा पहला तरीका होता था, पहला काम होता था। तो हमने निकाला त्वरण, त्वरण निकलता है कुल बल, कुल बलों की लड़ाई में जीतेगा कौन, M2G। उधर की तरफ भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है M1G, और कुल द्रव्यमान यहां पर हो जाएगा M1 प्लस M2। ये सवाल का पहला स्टेप हर बार ही करना है, इसको नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरा, अब मुझे क्या करना है बेटे, रस्सी, जब हम रस्सी और पुलियों की बात करते हैं, पुली, पुली को कहते हैं जब हम किस सवालों में आदर्श पुली का एक शब्द लिखा होगा। आदर्श पुली के दो गुण हम यहां पर समझ के चलेंगे, द्रव्यमानहीन व घर्षण रहित। लिख लो आदर्श पुली, ऊपर लिख लो, कहीं पे भी पेज के ऊपर लिख लो जगह हो तो, नहीं तो साइड में कहीं बक्सा बना के लिख लो आदर्श पुली, उसके आगे तीर लगाओ और उसमें लिखो द्रव्यमानहीन
व घर्षण रहित। और इसके नीचे लिखो आदर्श रस्सी, आदर्श रस्सी। और इसमें लिखो द्रव्यमानहीन तथा अवितान्य, 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 अवितान्य का मतलब है जो तनाव डालने पर जिसकी लंबाई में परिवर्तन ना हो, अवितान्य। एक और लिख लो आदर्श बच्चा जो सर की बात सुने। चलो आगे बढ़ाते हैं। यहां से हमने क्या कहा, हमने यहां से कहा कि अगर ये हम काम कर चुके, त्वरण निकालना सबसे आसान, किसी भी सवाल में त्वरण निकालने में बहुत ज्यादा टाइम, क्षैतिज है तो बहुत प्यार से निकल आता है बाह्य बल लगाकर, जो भी हम चलाने वाला बल लगाते हैं। किसी कोण वगैरह पर जब हमने नत्तल पर देखा है तो एमजी के सारे द्रव्यमानों का एमजी का साइन थीटा लगा देते हैं। ऊर्ध्वाधर में तो सीधा सीधा एमजी खुद ले देते हैं, तो यहाँ पे साइन थीटा वगैरह का भी कोई रिस्क रहता ही नहीं है। दूसरी बात कि मैंने कहा कि एक आदर्श रस्सी यहाँ पर जो ली जा रही है उसका गुण क्या होगा, उसका गुण होगा कि वो एक द्रव्यमानहीन रस्सी होगी, और द्रव्यमानहीन रस्सी के प्रत्येक बिंदु पर तनाव सेम होता है। और तनाव लगाने की प्रकृति जो यहां पर होती है वो किस प्रकार से रहती है, यानी किस वस्तु पर किधर तनाव लगाएगी ये रस्सी, तो गौर से समझिएगा। अपने आप को थोड़ी देर के लिए रस्सी मान लो, और मान लो आप यहां पर रस्सी बनकर खड़े हुए हो, और इस रस्सी का काम है खींचना, यानी आपको कुल मिलाकर एक ही काम आता है, खींचना। तो आप बताओ इस वस्तु को आप जब खींच रहे होंगे यहां बैठकर रस्सी बनकर, तो किधर बल लगेगा, ऊपर ऑटोमेटिक, और पुली पर नीचे ऑटोमेटिक। बिल्कुल सेम काम यहाँ पर पुली पर नीचे, इस पर ऊपर। ये यहाँ पर टेंशन टी जो कि परिमाण में समान रहेगा हर जगह, आया ना ये। पर मैं ये एक बात ये भी जानता हूं कि फिलहाल अगर मैं पूरे निकाय को एक साथ लेता हूं तो इन दोनों द्रव्यमानों को एक निकाय मानने पर इनके बीच में लग रहा टेंशन क्या हो जाएगा, आंतरिक बल क्या हो जाएगा। हमारी बात क्या होती है, बाह्य बल। बाह्य बल कौन लगा रहा है, गुरुत्व। इसलिए तनाव कुछ भी हो उससे आने वाले इस त्वरण पर कोई फर्क, ये डिपेंड करेगा कि इधर कितने द्रव्यमान है उधर कितने द्रव्यमान है। आगे बढ़ते हैं। तो मुझे यहाँ पर दूसरा काम क्या पता करना है, इस रस्सी में मौजूद तनाव। काफी लोग आपने पहले जब भी पढ़ा होगा तनाव का एक फॉर्मूला भी लिखवा देते हैं तनाव के लिए, 2m1m2/m1+m2 और ये बहुत ही फुद्दू फॉर्मूला है। बोले तो बहुत लिमिटेड है यार, कि सिर्फ ऐसी स्थिति है तो काम आएगा। एक दो द्रव्यमान और इधर उधर आड़े तिरछे लटका दूं तो ये भाग लेगा खुद फॉर्मूला यहां से। इसके बजाय हम एक दूसरी चीज सीखते, मैंने लिख दिया है, डजंट मीन ये काम में लेना है। ये कोई भी फॉर्मूला ये काम में नहीं लेगा। हमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे उस पर मैं आपको ले आता हूं, ध्यान से सुनना। हम यहां से तनाव ज्ञात करना चाहते हैं, और मैंने आपसे पहले भी बातें की कि तनाव इस द्रव्यमान m1 पर भी लग रहा है, इस द्रव्यमान m2 पर भी लग रहा है। मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर भी तनाव, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर भी तनाव, किसी भी एक को आप चूज कर सकते हो, उसके लिए आपत्ति कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो गौर से देखना बेटा, मुझे क्या इस रस्सी में यहां मौजूद तनाव ज्ञात करना है जो किससे जुड़ी हुई रस्सी है। और मैं यहां पर हाथ रख देता हूं, यहां हाथ रखकर मैं पूछूंगा एम बिलो कितना है, तो आप यहां से कहेंगे एम बिलो कितना है, m2। एम बिलो कितना है, एम बिलो कितना है, m2। और ये वाला ब्लॉक किधर की ओर त्वरित है, क्योंकि भारी है इसीलिए ये नीचे, और हल्का है इसीलिए ये। और अगर यहां पर ये नीचे की ओर त्वरित है तो g माइनस ए, और ए आप चूंकि ऊपर, सॉरी ए ऊपर निकाल चुके हैं, जी पता है, m2 सवाल देगा ही देगा। यही चीज आपको लगता है कि नहीं यार सर मैं तो इधर से किया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो उस तरफ से करेगा उसका टेंशन कैसे निकल के आएगा, एम बिलो m1, और ऊपर की ओर त्वरित है तो, और दोनों से करो, आंसर क्या आना चाहिए, सही। ठीक है, जैसे एक छोटा सा सवाल अपन यहां पर ले लेते हैं, उसमें हमने कुछ इस प्रकार से एक पुली बना दी। अच्छा एक और चीज सुन लो
कि यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, और इस ऊपर वाली रस्सी में मान लिया तनाव टी डैश है, तो ये कितना आता है बेटे, कितना आता है 2t। कैसे आता है उसको भी मैं एक बार बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना बेटा, आधी अधूरी नॉलेज नहीं, पूरा ध्यान से सुन लेना कि मैं यहाँ पर क्या कह के निकला हूं कि ये पुली कैसी है, आदर्श पुली, बोले तो द्रव्यमानहीन। आप पूरे प्रकृति में, पूरे इस मैकेनिक्स में जब भी आप नेट फोर्स के लिए बात करते हैं तो पूरी हर जगह नेट फोर्स के लिए क्या लिखते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणा नेट फोर्स इज इक्वल टू, चाहे किसी भी वस्तु का क्या बना है, फ्री बॉडी। फिलहाल हमने किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहा है, पुली का। किसका बेटा, किसका बेटा, पुली का द्रव्यमान, पुली का द्रव्यमान जीरो, पुली का द्रव्यमान द्रव्यमानहीन है ना, पुली का द्रव्यमान, तो कुल बल भी, कुल बल जीरो का मतलब ऊपर लग रहे बल बराबर, ऊपर कितना बल लग रहा है, नीचे कितना बल लग रहा है 2t। अब ये बात आप समझ गए कि जब भी अगर पुली में द्रव्यमान होगा तो ये रिलेशन काम नहीं है, समझ गए ना। और जब तक आदर्श पुलियां हैं तब तक ये आराम से धड़ल्ले से यूज कर। चलो मैं यहाँ पर एक सवाल आपके सामने ले आता हूँ, गौर से देखना, इसको बाद में लिख लेना, पहले इस सवाल को बिना पेन चलाए आपके आंसर्स आने चाहिए, गौर से देखते जाइए। सब पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, एक सिंपल क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन जिसके लिए हम शायद फॉर्मूले याद करते, पर अभी बिना फॉर्मूले याद किए, बिना किसी पेन चलाए हम इस बेसिक सवाल को कर लेते हैं। देख लेते हैं। मुझे दो चीजें यहां पर याद करनी है, त्वरण और तनाव। अब त्वरण की बात हो गई तो इधर कितना खींचा, उधर कितना, जीतेगा कौन, ये वाला किधर जाएगा, ये वाला किधर जाएगा, उस त्वरण का मान कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 60 माइनस 40 कितना 20 और बटे 10 तो 2। हमने बिना फैन चला यहाँ पर कैलकुलेट करके सीधा आंसर जो आया है वो लिख लिया है। इसके बाद बात आती है कि हाउ डू वी कैलकुलेट दी टेंशन, टेंशन निकालनी तो आपने क्या सीखा, चाहे इसका यूज करो चाहे इधर कर ले, एम बिलो, एम बिलो, त्वरण जी माइनस ए 8, 6 गुणा 8, टेंशन सबका आएगा ना बेटा। किसी को लगता है सर इधर से करो ना, तो इधर से एम बिलो जी प्लस ए 12, 4 गुणा 12 सेम आया, नहीं था, तो यहां से आप लिख सकते हैं टेंशन बराबर, मैं इसका यूज कर ले रहा हूं 6 और मैं लिख दे रहा हूं जी माइनस ए 6 गुणा 10 माइनस 2 8 गुणा 6 48। आप चाहो ना तो ये एम बिलो जी प्लस ए जी माइनस ए वाले तरीके पता है, वो जो अपन में क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो नत्तल पे टेंशन T1 T2 ज्ञात करने वाले 5 या 6 सवाल किए थे अपन ने, शायद लास्ट क्लास में ही किए थे, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है।
उन सारे सवालों को एक बार इस पैटर्न से करके देख लेना हवा में ही। बस एक चीज का ध्यान रखना, नत्तल था तो जी की जगह, और सारे सवाल जिसमें T1 T2 2-3 ब्लॉक अपन ने लगाए थे नत्तल पे, ऐसे करके T1 T2 ऐसे करके अपन निकाल रहे थे, तो वो सारे सवाल आप ट्राई करके देखना। सबसे पहला काम त्वरण निकाल लेना, उसके बाद यही कॉन्सेप्ट आप लगा के देखना, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। छह 32 8 64। इधर का लिखा बेटे, पहला वाला आधा। हाँ जी, इसमें बात कर लेते हैं वापस से, पेन साइड में करके सिंपल एक बार सोच के देखते हैं। सब लोग गौर से देखो और साथ के साथ कैलकुलेट भी करो मन में ही बिना पेन के, कि इधर 6 और 2 80 न्यूटन, उधर 2 80 माइनस 20 60/10 6। तो यहां से त्वरण आपका आ गया 6 लिख दो सीधा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आप आए कि चूंकि रस्सियां अलग अलग है, एक तो ये T1 वाली अलग है, यहाँ से यहाँ तक सेम, इसमें पूरे में यहाँ से यहाँ तक T1 होगा ना बेटे, ये अलग टुकड़ा है इसमें T2 होगा, और ये ऊपर अलग टुकड़ा है जिसमें T डैश होगा, है ना। T डैश बाद में हो जाएगा, पहले अगर मुझे T1 निकालना है तो T1 के लिए मुझे किसके पास आना पड़ेगा, दो, इधर भी आ सकता हूँ पर इधर एक ही है इसलिए यहाँ पे आ गया। मुझे पता है भारी किधर है, तो मुझे अगर T1 ज्ञात करना है, तो T1 ज्ञात करना है तो मैंने यहाँ मनी वन में देखा कि यहाँ हाथ रखा, एम बिलो और G प्लस A 16,
पक्का ना? जी प्लस ए, जी 10, ए 6 तो 16 और एम बिलो 2, एम बिलो इंटू जी प्लस ए 32। यहाँ से T1 की वैल्यू बिना कोई, मैं पूरा लिखता हूँ ताकि अपने को थोड़ा सा बाद में भी हेल्प मिले। जी प्लस ए, ए 6 तो यहाँ से ये हो जाएगा 32 कंफर्टेबली। अगर मुझे T2 ज्ञात करना है तो मैंने T2 वाली रस्सी पर हाथ रखा, एम बिलो किधर त्वरित है? जी माइनस, जी माइनस ए 4, जी माइनस ए 4 तो T2 बराबर एम बिलो यानी 2 और जी माइनस ए, और ये कितना हो जाएगा? फिर मैंने आपको क्या कहा कि पुली यहाँ पर आदर्श है ना, तो पुली पर ये टेंशन किधर लगेगी? नीचे। कितनी? यहाँ भी T1, यहाँ भी ऊपर T1 और यहाँ भी ऊपर T1, और ये T1 और T1 मिलकर 2T1 तो T डैश बराबर 2T1 तो T डैश बराबर 2T1 बराबर 64। हाँ बेटे, नीचे वाला द्रव्यमान उधर 12 नहीं है, वो 2 है, वो एक। हटा दो इसे, पक्का? ये देख, गजब सिस्टम है यार। कौन है इनके यार ये सॉफ्टवेयर बनाने वाला? हाँ जी बेटा, इधर आ जाए, त्वरण बताओ। पक्का? 20/3 तनाव
40/3 नहीं, तनाव 40/3 ना। देखो, सबसे पहले तो हम यहां पर बात कर लेते हैं, गौर से सुन लीजिएगा इन सब चीजों को एक बार के लिए, कि हमें अभी हम वही तो चीज देख रहे थे कि जब इस तरीके से निकाय होगा, जो ऊर्ध्वाधर लटका होगा, ये क्या महसूस करेगा, नीचे भार बल mg 40 न्यूटन, और जो क्षैतिज अवस्था में होगा उसको गुरुत्वीय बल महसूस, क्योंकि होगा पर वो नॉर्मल से बैलेंस हो चुका होगा। अब उस निकाय पर बाह्य बल कौन है, इस पर 2 किलो पर तनाव, पर वो तनाव उस पूरे निकाय के लिए क्या है, आंतरिक बल। मैं पूछ रहा हूं बाह्य बल, बाह्य बल उस वस्तु पर, यहां पर बाह्य बल, यानी इस पूरे निकाय पर बाह्य बल के नाम पर क्या मिला, 40, और कुल द्रव्यमान 6, तो ये आ जाएगा 20/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां से यहां तक एक सेम रस्सी है, तो रस्सी पर लग रहा तनाव बल कहीं पर भी निकाल लो सेम ही आएगा। अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो आपको पता है ये निकाय किधर आ रहा है, ये इधर किधर जा रहा है आगे। तो अगर ये नीचे आ रहा है तो ये तनाव यहां इस द्रव्यमान को यूज करके एम बिलो 4, और त्वरण नीचे है तो जी माइनस ए, तो जी यानी 10-20/3, और 10-20/3 30, 10/3 40/3 आ जाएगा यहां से ये मान। सुनते जाओ। अगर यही काम किसी को लगता है सर 2 किलो का बना के क्या नहीं निकाला जा सकता, आ जाएगा। 2 किलो का फ्री बॉडी डायग्राम सोच लो। 2 किलो के फ्री बॉडी डायग्राम पर तनाव लग रहा होगा, क्योंकि आप अभी सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करना चाहते हैं, अरे बोलो, 2 kg पर क्या लग रहा है क्षैतिज अवस्था में, रस्सी का बल, तनाव बल, और यही तनाव बल क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा त्वरण 20/3, तो यहां से भी वो 40/3 न्यूटन आ जाएगा। करना कोई एक होता है, अपन लिख दोनों के लिए लेते हैं ताकि अपने को समझ में आए। नीचे वाले बताओ त्वरण, त्वरण। देखो बेटे, इस निकाय में जो जो द्रव्यमान गतिशील होंगे कौन कौन से, ये सारे फोर्स बाह्य बल कौन कौन से लगेंगे, इस पर नीचे, इस पर नीचे, इस पर गुरुत्वीय बल, तो कुल बल 60 माइनस निकाय का कुल द्रव्यमान 10 की 8, 10, क्योंकि चलेंगे तो तीनों ना, ऐसा थोड़ी ना सिर्फ ये 6 और 2 ही चलेंगे, निकाय जिनको चलना है, जिनको चलाना है वो तो 6, 2, 8, 2, 10, तो कितना हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। फिर आपको समझ आ रहा है कि यहां पर इधर वाली रस्सी अलग है जिसका तनाव क्या माना है, इधर वाली अलग है इसका तनाव। सिस्टम जा किधर रहा है, भारी द्रव्यमान की ओर, यानी इधर और इधर ऊपर। तो अगर मुझे T2 ज्ञात करना है, गौर से देखो बेटा, अगर मुझे T2 ज्ञात करना है तो मैं यहां से यहां तक की रस्सी का उपयोग करके यहां हाथ रखूं, यहां हाथ रख के एम बिलो गुणा जी प्लस, अरे क्योंकि, अरे मानते हो, तो यहां से ये हो जाएगा जी यानी 10+4, 28 न्यूटन। और इधर वाली बात अगर करें, यानी T1 की गणना करना चाहें तो T1 की गणना के लिए 6 किलो वाले रस्सी के यहां पर, यहां से लेकर यहां तक सेम ही तनाव है, मैंने यहां पर हाथ रखा, एम बिलो 6, जा किधर आए, तो जी माइनस, तो एम बिलो 6 और जी माइनस ए 10-4, कितना आ जाएगा 36। कौन, अरे डैश कुछ और चीज का है, कहा डैश, पूरा ठीक है।
चलो इस सवाल की बात कर लेते हैं। त्वरण G/2। अरे यार, क्योंकि इधर की तरफ जब आप देखेंगे तो इधर लग रहे कुल बलों में एक तो इस द्रव्यमान पर क्या लगेगा और एक बाह्य बल क्या लगा रखा है, F का मान कितना है। तो इस प्रकार से इधर इधर के कुल बल 2mg, इधर वाले कुल बल mg बटे कुल द्रव्यमान 2m। यही क्या हो गया निकाय का त्वरण। तो ऊपर हो गया mg और 2m, ये कट के G/2। अब बात करना है मुझे तनाव निकालने के लिए। तनाव निकालना है तो मुझे पता है इस तरफ भारी ज्यादा बल है, इधर नीचे जा रहा था और इधर ऊपर जा रहा था। इधर का इस्तेमाल करूं या इधर का? इधर का। पता है क्यों? क्योंकि इस तरफ एक्स्ट्रा बल F नहीं है, इधर साफ सुथरा काम क्या हो रहा है, नीचे mg ऊपर टेंशन और कोई लफड़ा नहीं है। तो यहां पर अगर अपन हाथ रखते हैं m बिलो m, ऊपर की ओर त्वरित है तो G प्लस है। तो तनाव T जो यहां से यहां तक सेम ही है, तनाव T हो जाएगा m बिलो और ये हो जाएगा G प्लस ए, और ये हो जाएगा m और G प्लस G/2, 3mg/2। इसमें बोलो इधर कितना लग रहा है, 2mg। इधर तो त्वरण हो जाएगा 2mg माइनस mg, और कुल द्रव्यमान सिर्फ एक ही द्रव्यमान है तो त्वरण आ गया g। इस पर इधर तनाव T ज्ञात करना है, ये जा किधर रहा है, तो क्या हो जाएगा त्वरण, सॉरी टेंशन, m ब्रैकेट g प्लस ए, और ए कितना है g, तो कितना आ जाएगा। ये हो गए इधर वाले, नहीं
चलिए इस सवाल को, त्वरण, क्योंकि बल जो हम लगाएंगे इस तरफ एम जी साइन थीटा, किधर ज्यादा है, तो इस तरफ यहां से नीचे आएगा और इस तरफ यहां से, तो त्वरण का मान हो जाएगा कुल बल 40 माइनस 20/10, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर बात आती है त्वरण निकालना है, तो सबसे बेस्ट वर्टिकल हैंगिंग सिस्टम। यहाँ पर ये ऊर्ध्वाधर लटक रहे सिस्टम में मैं तनाव यहाँ से यहाँ तक सेम ही तो पाता हूँ ना, तो मैंने यहाँ हाथ रख लिया। इस द्रव्यमान के लिए एम बिलो, त्वरण किधर ऊपर है तो जी प्लस, तो मैं यहां से तनाव टी का मान निकालने के लिए लिखता हूं एम बिलो इंटू जी प्लस ए, और ए 2 12 और ये 24 न्यूटन। सही है। इसमें क्या शिक्षा मिलती है अपने को कि क्षैतिज वाला ब्लॉक ग्रेविटी फील, इधर वाला ब्लॉक ग्रेविटी की वजह से किधर आएगा, तो 4 किलो पर क्या हो जाएगा एम जी साइन 53, 4/5, 5 से ये 8 बार कितना हो जाएगा 32 न्यूटन। तो त्वरण क्या निकाल लो बेटे, त्वरण बराबर कुल बल 32, कुल द्रव्यमान 5, कितना हो गया, सही है। अब मुझे क्या ज्ञात करना है, मान लिया तनाव, मुझे पता है तनाव यहाँ पर भी सेम है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर भी निकाल सकता हूँ ना, यहाँ पर भी सेम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर भी निकाल सकता हूँ ना, पर क्षैतिज का फ्री बॉडी डायग्राम आसान होता है, तो हमने यहाँ से बना दिया 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, और इस पर क्षैतिज में कितना लगा दिया, इस पर क्षैतिज में और कोई बल, तो कुल बल तनाव इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण 6.4। उधर तक के सवालों में जिसको भी किसी को भी तकलीफ हो किसी भी बिंदु में, किसी भी तनाव या किसी भी जी प्लस या जी माइनस वाली चीज में, वो यहीं पे पूछ ले बेटा। जिसको लग रहा है कि मैं तो लिख ही नहीं पा रहा कि यार ये कैसे कर रहे हैं, पूरी दुनिया कैसे आंसर दे रही है, मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा, वो वाली भी बात कर सकते हैं। मत करो तुम्हारी, मैं आगे बढ़ता हूँ। इधर इसमें एक्सेलरेशन पक्का, अभी दोनों स्थितियों में उधर भी और इधर भी नत्तल है, दोनों नत्तल अलग अलग कोण वाले हैं, तो यहां पर इसके हिस्से में क्या लगेगा एम जी साइन 37, ये कितना हो जाता है 60 न्यूटन। इधर बात करूंगा तो कितना हो जाएगा एम जी साइन 53, कितना हो जाएगा 40, तो कुल बल कितना हो गया इस तरफ, यानी इधर की ओर तो त्वरित होगा नीचे, इधर की ओर त्वरित होगा, तो यहां पर कितना हो गया बेटे 60 माइनस 40/15, यानी 20/15, यानी 4/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बताओ त्वरण सॉरी तनाव कैसे निकालेंगे। तनाव निकालने के लिए अब की बार आप एम जी प्लस ए एम जी माइनस ए लगा सकते हो क्या, लगा सकते हैं, बस जी की जगह जी साइन थीटा यूज करो अगर तो लगा सकते हो, क्योंकि वर्टिकल हैंगिंग सिस्टम नहीं है, सीधा सीधा जी दोनों ब्लॉकों पर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो फिर क्या कर ले फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। अरे यार किसका बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम, 5 का, चलो तो 5 वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ऊपर कितना लगा, नीचे कितना लग रहा है 40, अरे इस 40 में इस 10 का कोई योग, 10 वाले का अलग लग रहा था, ये यूं मत करना सर आप पहले तो पूरे पूरे को लेते ही नहीं थे, अब इसमें पूरा, क्योंकि ये पूरा है ही किसका 5 का, ये वो पूरा, इसलिए पूरा पूरा 40 लगा दिया। त्वरित किधर है ये, तो क्या लिख देंगे टी माइनस 40 बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, त्वरण 4/3, आसानी से टी बराबर 40 प्लस 20/3, 60 100/3, सही कह रहा हूं, नहीं नहीं 140/3,
140। क्या बोलती पब्लिक? हाँ, फिलहाल जमीन पर टिके हुए हैं फिलहाल। फिर अपन ने फोर्स लगाना शुरू किया, अब उनके त्वरण आपको बताने हैं। ठीक है, मुझे ईएलपी दे बेटे। मुझे जहां तक पता है ईएलपी 4 हमने पूरी दे दी थी। ईएलपी 5 में भी अपन ने कुछ टिक करवा दिए थे, 1 से 7 है ना। उसके आगे आप लिखें जो भी है, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप ईएलपी 5 में लिखें सबसे पहले सब लोग। ईएलपी 5 में लिखें 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 17 भी लिख लो इसमें। स्प्रिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन 17 में दिखेगा। स्प्रिंग बैलेंस कुछ भी नहीं करता, रस्सी में उपस्थित तनाव को ही नापता है ना। तो आप आराम से बस जहां पे स्प्रिंग बैलेंस है उस बिंदु पर क्या ज्ञात कर लेंगे, तनाव। तो 17 भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा ईएलपी 6 पे आ जाइए। ईएलपी 6 तुरंत लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब ईएलपी 6 पूरी। ईएलपी 7, ईएलपी 7 एक शब्द बोलना चाहूंगा, शांत हो जाओ, बस यही बोलना था। और दूसरा शब्द ये कि अगर जहां पर भी वापस से वही स्प्रिंग तुला आ जाए, स्प्रिंग बैलेंस आ जाए, तो वहां पर कर पाएंगे। उस आधार पर तो फिर अपन यहां पर ईएलपी 7 को भी पूरा निपटा लेंगे।
करके देख लेना। ELP 7 को भी हो जाएगी, बहुत सड़ी सी ELP है तो उसमें ज्यादा कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, किसका बेटे? इसका आंसर आएगा, तनाव तो है 50, उसके लिए तो कुछ भी नहीं करना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। ये द्रव्यमानहीन है ना, ऊपर लग रहा कुल बल बराबर नीचे लग रहे कुल बल, नीचे क्या T और T, तो 100 ऊपर लग रहा कुल बल बराबर नीचे लग रहा कुल बल, तो यहां से T बराबर, अब T अगर 50 है तो यहां पर ऊपर कितना लगा, नीचे कितना लगेगा 40, गुरुत्वीय बल 40। तो ये ब्लॉक लिफ्ट होगा कि नहीं होगा? लिफ्ट हो जाएगा तो नॉर्मल, तो 4 kg पर ऊपर की ओर बल 50, नीचे की ओर mg 40, तो कुल बल किधर, ऊपर की ओर, तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा 10/4। इस वाले पर ऊपर कितना लगेगा, नीचे कितना लगेगा, उठ पाएगा तो नॉर्मल रहेगा ना, नॉर्मल का मान 30। अगर नॉर्मल है तो यानी ये वस्तु जमीन से अलग, और नहीं होगी तो इसका त्वरण 0 ही बना रहेगा। ठीक है, थैंक यू। मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे पता है सवालों में संकट आएगा, तो जहां पर भी स्प्रिंग तुला है उस सवाल को करते समय जब आप कॉपी पर उसे सॉल्व करेंगे तो स्प्रिंग तुला को हटाकर सीधी रस्सी बना देना। जहां पर भी स्प्रिंग तुला है उस स्प्रिंग तुला को हटाकर सीधी यानी तुला को हटा देना। फिर उसके बाद उस बिंदु पर जहां से आपने तुला हटाई है उस बिंदु पर तनाव ज्ञात कर लेना। अरे हाँ भैया, हम क्लास में भी करेंगे, पर मुझे पता है कि आप कर सकते हैं इस बात को, अगर समझ जाएंगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ELP 6 और 7 हमने शायद से पूरी करी है ना, और उसके अलावा 5 में कुछ कुछ छोड़ के मैंने बात की है। पहले इतने कर लो, आज के लिए बहुत है। थैंक यू। और आपको एक्स्ट्रा क्लास का जो मिल गया होगा शेड्यूल अनाउंसमेंट, जिसको बेसिक मैथ से पढ़ना है वो अभी फिलहाल वहां पर जाएं, कवर कर लेना।